हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देखते हैं और उनमें से एक सपना ये भी देखते हैं कि हमारा खुद का अपना घर होगा। कितने दिन और किराए के मकान में रहेंगे और दूसरों की चिक चिक सुनेंगे। कभी अपने सपनों का आशियाना भी होगा जिसे हम बड़े प्यार से सजाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोग को थोड़ा सा हेल्प करना चाहती हूँ, थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ ताकि आप लोग अपने सपनों का घर बना सके। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग बैंक से कैसे हाउसिंग लोन ले सकते हैं और अपने खुद का घर बना सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाउसिंग लोन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हाउसिंग लोन क्वांटम कैसे कैलकुलेट होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाउसिंग लोन का पर्पस क्या है, यानी किन किन चीज़ों के लिए हमें हाउसिंग लोन मिल सकता है। सबसे पहले कोई भी रेडी बिल्ड हाउस या फिर फ्लैट खरीदने के लिए मिल सकता है, हाउस या फिर फ्लैट कंस्ट्रक्शन के लिए मिल सकता है, कोई भी साइट परचेज के लिए और उस पर घर कंस्ट्रक्शन के लिए मिल सकता है, देन रिपेयरिंग, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल एमिनिटीज़ के लिए मिल सकता है, कोई भी सेकेंड हैंड हाउस या फिर फ्लैट खरीदने के लिए मिल सकता है, या फिर सेकेंड हाउस या फिर फ्लैट खरीदने के लिए मिल सकता है, मतलब दूसरा 2 नंबर घर या फिर फ्लैट खरीदने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी आपका पहले से एक घर है, सेकेंड नंबर दूसरा घर खरीदने के लिए भी मिल सकता है। नाउ लेट अस सी हु कैन टेक ए हाउसिंग लोन और ए होम लोन, यानी किन किन लोगों को हाउसिंग लोन या फिर होम लोन मिल सकता है। बैंक ने कस्टमर्स को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, सैलरीड क्लास एंड नॉन सैलरीड क्लास और बिजनेसमैन। सैलरीड क्लास जो लोग 2 साल से कंफर्म सर्विस में है वो लोग हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल है, एंड नॉन सैलरीड क्लास और बिजनेसमैन विथ मिनिमम 3 years इन बिजनेस आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अ हाउसिंग लोन। अभी देखते हैं हाउसिंग लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1 इज़ KYC। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिस बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको KYC देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी KYC कंप्लाइंट कस्टमर है वहाँ के। और अगर आप नए कस्टमर है जिस बैंक से लोन लेंगे उस बैंक में, तो आपको अपनी KYC देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको एज प्रूफ देनी होगी फॉर कैलकुलेटिंग द लोन टर्म। देन यू हैव टू गिव द इनकम डिटेल्स प्रूफ। फॉर सैलरीड पर्सन 6 months या फिर 1 साल का सैलरी स्लिप, 3 years फॉर्म 16 या ITR एंड सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। फॉर बिजनेसमैन और नॉन सैलरीड पर्सन 3 साल का ITR और 3 साल का ABS। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो नॉन ऑडिटेड बैलेंस शीट देने से भी होगा। देन बिजनेस अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होगा। अगर हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। रिलेवेंट लैंड डॉक्यूमेंट्स नेमली सेल डेट, पट्टा, म्यूटेशन, लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट, NEC, टैक्स पेड रिसिप्ट, ट्रेस मैप, नो लिटिगेशन एट्सेट्रा, एंड परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन और NOC फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। सपोज म्यूनिसिपलिटी से देना होगा। देन अप्रूव प्लान फॉर द प्रपोज बिल्डिंग। जो भी आपका प्लान होगा कंस्ट्रक्शन के लिए उसको म्यूनिसिपलिटी से अप्रूव करवाना होगा। देन एस्टिमेट फॉर कंस्ट्रक्शन, घर बनाने का जो भी एस्टिमेट होगा वो जमा देना होगा। और अगर आप हाउसिंग लोन रेडी बिल्ट हाउस या फिर फ्लैट परचेज करने के लिए ले रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एग्रीमेंट ऑफ सेल, परमिशन और NOC फॉर कंस्ट्रक्शन, रिलेवेंट लैंड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले ही बताया, फ्लैट अलॉटमेंट लेटर इन केस ऑफ परचेज ऑफ फ्लैट, और वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रेडी बिल्ट हाउस। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन एज, इनकम, वर्क एक्सपीरियंस, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। For housing loan, the entry age of the borrower should be less than 70 years, and the minimum income criteria varies from bank to bank. In some banks, there is no minimum income criteria, and work experience of the borrower also varies from bank to bank. In some banks, salaried person should be in confirmed service of minimum 2 years, and businessman should have a minimum work experience of 3 years. And minimum net take home salary should be more than or equal to 25% or 10,000, whichever is more.
मतलब आपके सारे एग्जिस्टिंग लोन के ईएमआई और ये प्रपोज्ड हाउसिंग लोन का ईएमआई वो सारा आपके नेट सैलरी से डिडक्ट करके जो भी बचता है वो आपके ग्रॉस सैलरीज का 25% मिनिमम होना पड़ेगा और वो भी 10,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। Here some points are to be noted regarding housing loan. मैक्सिमम लोन टर्म 30 इयर्स तक होती है या फिर बोरोवर के 75 के एज तक होती है, whichever will be earlier. If the borrower is a retired person यानी उनकी एज 60 इयर्स एंड अबव है और 70 से कम है तो अर्निंग लीगल हेयर को ऐड करना ज़रूरी है एज अ जॉइंट बोरोवर। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन द लैंड शुड बी इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी जो हाउसिंग लोन लेंगे उनके नाम पे ही लैंड होना पड़ेगा। और अगर एप्लीकेंट जो हाउसिंग लोन ले रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड है, फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ है, तो अर्निंग मेंबर को उस लोन में एज जॉइंट बोरोवर ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं हाउसिंग लोन क्वांटम यानी कितना अमाउंट तक आपको हाउसिंग लोन मिल सकता है वो देखते हैं। हाउसिंग लोन क्वांटम डिपेंड्स ऑन इनकम, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड नेट टेक होम ऑफ द बोरोवर। किसी भी बोरोवर की मैक्सिमम हाउसिंग लोन क्वांटम की एलिजिबिलिटी सबसे पहले निकालते हैं उनके इनकम के ऊपर। अगर कोई बोरोवर नॉन सैलरीड है तो उनकी मैक्सिमम हाउसिंग लोन क्वांटम एलिजिबिलिटी होगी 6 years ऑफ हिज एनुअल इनकम। इफ़ अ बोरोवर इज सैलरीड देन maximum housing loan quantum eligibility will be 72 times of monthly gross salary of the concluded financial year. अगर आपकी मैक्सिमम हाउसिंग लोन क्वांटम की एलिजिबिलिटी कम आ रही है तो आप अपने स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स के इनकम को भी अपने इनकम के साथ जोड़कर इसे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मिस्टर ए एक सैलरीड पर्सन है और उनकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज़ तो उनकी मैक्सिमम हाउसिंग लोन क्वांटम की एलिजिबिलिटी होगी 36 lakhs विच इज़ 72 टाइम्स ऑफ हिज मंथली सैलरी। और सपोज मिस्टर बी एक बिजनेसमैन है जिनकी एनुअल इनकम है 7 lakhs तो उनकी मैक्सिमम हाउसिंग लोन क्वांटम एलिजिबिलिटी होगी 42 lakhs, 6 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल इनकम। ये थी मिस्टर ए एंड बी की हाउसिंग लोन लेने की मैक्सिमम कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड वैल्यू जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके घर का कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर जो भी घर खरीद रहे हैं उसके लिए कितना तक उनको लोन मिल सकता है। घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देखेंगे और अगर रेडी बिल्ट हाउस ले रहे हैं तो उसका वैल्यू देखेंगे वैल्यूएशन रिपोर्ट से और अगर फ्लैट ले रहे हैं तो उसका एस्टिमेटेड वैल्यू देखेंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल से। और अब मार्जिन देख लेते हैं जो कि आपका कंट्रीब्यूशन होगा विद द बैंक लोन। जैसे एक गाड़ी का लोन लेने के लिए आप डाउन पेमेंट देते हैं वैसे ही घर का लोन लेने के लिए भी आपको एक टाइप का डाउन पेमेंट देना होता है जिसे मार्जिन कहते हैं। अप टू 30 lakhs का लोन लेने के लिए आपको 10% मार्जिन देना होगा। एबव 30 lakhs अप टू 75 lakhs के लोन के लिए 20% मार्जिन देना होगा एंड एबव 75 lakhs के लोन के लिए 25% मार्जिन देना होगा। चलिए अब एक दो एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट या फिर रेडी बिल्ट हाउस या फ्लैट का कॉस्ट होता है 20 lakhs और मार्जिन 10% पर होगा 2 lakhs तो लोन अमाउंट बनता है 20 lakhs माइनस 2 lakhs विच विल बी 18 lakhs। मिस्टर ए की मैक्सिमम हाउसिंग लोन एलिजिबिलिटी थी 36 lakhs और मिस्टर बी की 42 lakhs तो दोनों ही इस 18 lakhs के हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल है। और अगर कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट या फिर रेडी बिल्ट हाउस या फ्लैट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 50 lakhs होता है तो 20% पर मार्जिन लगेगा और बनेगा 10 lakhs तो लोन अमाउंट जाकर बनता है 50 lakhs माइनस 10 lakhs विच विल बी 40 lakhs। एंड एज पर द मैक्सिमम हाउसिंग लोन एलिजिबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए विल बी एलिजिबल फॉर ए हाउसिंग लोन ऑफ 36 lakhs एंड मिस्टर बी विल बी एलिजिबल फॉर 40 lakhs। चलिए अब देख लेते हैं नेट टेक होम कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेट टेक होम मिनिमम 25% ऑफ द ग्रॉस सैलरी होना चाहिए विथ अ मिनिमम ऑफ ₹10,000 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द EMIs ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स एंड द प्रपोज्ड हाउसिंग लोन। यहाँ हम लोग आपका सिविल रिपोर्ट देखेंगे और इसमें जितने भी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन सब का EMI कैलकुलेट कर लेंगे और जो प्रपोज्ड हाउसिंग लोन है, जो हाउसिंग लोन हम लेने वाले हैं उसका EMI भी उसके साथ मिला लेंगे। देन आपका टोटल EMI बन जाता है। देन उसी को हम आपके नेट सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे
और उसका ग्रॉस सैलरी से परसेंटेज निकालेंगे, वही होता है नेट टेक होम सैलरी। चलिए यहाँ पे हम लोग मिस्टर ए का एनटीएच निकाल के देखते हैं। सपोज उनके सिबिल रिपोर्ट में उनके जितने भी एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनका सारा ईएमआई मिला के बनता है 10,000 रुपीज़, और जो हाउसिंग लोन लेने वाले हैं उसका ईएमआई बनता है 15,000 रुपीज़। तो उनका टोटल ईएमआई हुआ 25,000 रुपीज़, और उनका नेट सैलरी पकड़ लेते हैं 40,000, और हमने पहले ही देखा था कि उनका ग्रॉस सैलरी हमने पकड़ा था 50,000 रुपीज़। तो अब इन नेट एनटीएच कैसे निकालेंगे? नेट सैलरी माइनस उनका टोटल ईएमआई जो भी बना, दैट इज़ 40,000 माइनस 25,000 विच विल बी 15,000, और इसका हम ग्रॉस सैलरी से परसेंटेज निकाल लेंगे। एंड इन दिस केस मिस्टर ए की एनटीएच 25% से ज़्यादा है और 10,000 से भी ज़्यादा है। सो ही इज़ एलिजिबल फॉर अ हाउसिंग लोन विद ईएमआई ऑफ 15,000 रुपीज़। हाउसिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आपकी सिविल स्कोर लो रिस्क में आती है तो आपकी हाउसिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6.9%। अगर नॉर्मल रिस्क में आती है तो 6.95% होगी, और अगर मॉडरेट रिस्क में आती है तो 7% होगी। और इसमें भी मैन और वुमेन में 0.05% का डिफरेंस है। वुमेन के नाम पे हाउसिंग लोन लेते हैं तो 0.05% मैन से कम लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। ये रेट्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो बैंक टू बैंक स्लाइटली वेरी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोग को एक आइडिया दे दिया कि आप लोग कैसे बैंक से हाउसिंग लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ सकते हैं, क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी होंगी, और कैसे आप लोग अपना हाउसिंग लोन कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। And if you have liked the video, then please hit the like button and share the video with your family and friends, and also subscribe to my channel. Thanks for watching.